हाँ जी, क्लास 12 हिंदी की कक्षा में स्वागत, अभिनंदन और आभार बेटा आप सभी का। जैसा कि आप परिचित हैं कि हमने अपनी विगत कक्षाओं में कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखे गए काव्य लेखन के बारे में जानकारी हासिल करी। उनके जीवन वृत्त से परिचित होने के पश्चात हमने उनके द्वारा लिखी गई सामान्य विषयों से प्रेरित कविताओं का अध्ययन किया। कविता को किस तरह से उन्होंने चिड़िया की उड़ान, फूल की महक और बच्चे की खेल से संबंध बताते हुए तुलना की और उपमा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग करते हुए उन्होंने बताया कि कविता जो है उसकी कल्पना की उड़ान बहुत असीमित है। उसका क्षेत्र जहां तक वो दूसरों को आनंदित कर सकती है, अपनी सुगंध बिखेर सकती है और कभी भी मुरझाती नहीं है, कभी भी कुमलाती नहीं है, वह फूल की तुलना में बहुत श्रेष्ठ है। और बच्चे के खेल के समान वह जो है समदर्शी स्वभाव रखने वाली है, समदर्शी भाव को धारण करने वाली है, जिसमें वो सब घर एक कर देने के मानने को अच्छे से समझती है। दूसरी कविता बात सीधी थी पर क्या हुआ? कवि बताते हैं कि बात तो सीधी थी, लेकिन मैं जिसे कहना चाहता था, उसे व्यक्त करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करना चाहता था, उस भाषा को और ज्यादा व्याकरणनिष्ठ बनाने के चक्कर में कई क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने की वजह से वो और ज्यादा जटिल हो गई, और ज्यादा उलझ कर रह गई। अब मैंने उसी बात को अच्छे से स्पष्ट करने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश की। भाई उसके कई शब्दों को मैंने वहां प्रयुक्त किया, कई शब्दों को निकाल दिया, कई वाक्यांशों को उसमें जोड़ा, कई वाक्यांशों को फिर से घुमा फिरा कर काम में लिया और सोचा कि बात बन जाए। लेकिन और मैं जो कहना चाहता हूं वो इस व्याकरण निष्ठ भाषा से बाहर आ जाए, लेकिन हुआ ऐसा कि भाषा के साथ साथ वो मेरी जो सहज बात थी वो भी उलझ कर रह गई। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इसी कविता को सुचारू रूप से संचालित करते हैं और बढ़ाते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। क्या कहते हैं देखिए, अब बात की उलझन को उन्होंने एक पेंच से तुलना दी है। क्या कहते हैं? आपको पता है जब एक पेंच कसा जाता है तो पेंच को कसने के लिए उसी के जो क्या बोलते हैं, पेंच उसकी जो वो गोलाई सी होती है, उसमें रिंग बनी हुई होती है, उस रिंग को कसने के लिए एक उतना ही खांचा होता है ना। उसी खांचे में उसी को अच्छे से क्या करा जाता है, और ज्यादा बढ़िया तरीके से पेंचकस के द्वारा कसा जाता है। अगर वह खांचा जो है वह उस पेंच के अनुसार प्रयुक्त नहीं किया गया और आप उसे बेतरीके से कसते चले जाओगे तो एक बारी क्या होएगा, जो उसकी पेंच की जो आगे की कड़ियां हैं वो क्या हो जाएगी, वो अपने जो चूड़ियां हैं वो अच्छे मर जाएगी, वो अपनी जगह खो देगी, और चाहे कितना ही कसते चले जाओ वो रहेगी उसमें बिल्कुल ही ढीली, है ना। तो उसी से तुलना की है। कवि क्या कहता है देखिए, कवि आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहता है कि भाषा के चक्कर में जो मेरी बात फंसी थी, यानी जो सारी मुश्किल थी, उस मुश्किल को बिना किसी धीरज के मैंने समझा नहीं। ठीक है ना, बिना धीरज के मैंने उस मुश्किल को समझा ही नहीं। और जब मैं उसको सुलझाने की कोशिश कर रहा था, ऐसा लग रहा था मानो मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता ही चला जा रहा था। यानी आपने समस्या को अच्छी तरह से समझा ही नहीं, और समझकर आप उसे सुलझाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आप बिना सोचे समझे कार्य कर रहे हैं, और बिना सोचे समझे कार्य कैसा किया, ऐसा लगा मानो पेज खोलने के लिए तो गए थे, लेकिन खोलने के बजाय आप उसकी कड़ियों को, आप उसकी चूड़ियों को बेतरह से यानी बेढंग से कसे ही चले जा रहे हो। तो क्या होगा, होगा क्या? तो कवि कहते हैं कि मैं उसको और ज्यादा क्या कर रहा था, सुलझाने की बजाय और भी उलझाता जा रहा था, कसता ही चला जा रहा था, भाषा का और ज्यादा इस तरह का प्रयोग कर रहा था जिससे वो भाषा जो बात है वो उस भाषा के चक्कर में और ज्यादा उलझती चली जा रही थी। यानी मेरा सारा प्रयास क्या हो गया, असफल रह गया। ठीक है, यानी बेवजह भाषा का पेच कसने से बात जो सहज और स्पष्ट होनी थी वो और ज्यादा क्या हो गई, और ज्यादा कठोर हो गई, क्लिष्ट हो गई, समझ में नहीं आने वाली हो गई।
फिर भी कवि कहता है कि ऐसा गलत करने पर वाह वाह करने वाले और शाबाशी देने वाले लोगों की कमी नहीं थी। उनके प्रोत्साहन ने मेरी उलझन और बढ़ा दी और वे बात बिगड़ने से खुश हो रहे थे। यानी यहाँ पर मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था कि मेरे गलत प्रयास पर भी लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं, अर्थात प्रशंसा कर रहे हैं। इसका मतलब वो मेरी व्यंग्यात्मक हंसी हंस रहे हैं। समझ आई बात? देखिए, सारी मुश्किल को, यानी कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि जो मेरी मुश्किल थी कि मेरी बात जो है वो भाषा के चक्कर में उलझ गई, उसको मैंने धैर्य से समझे बिना, बिना किसी धैर्य के मैंने उसको, बिना धैर्य के मैंने उसको अच्छे ढंग से समझा ही नहीं, है ना भाई? अगर मैं धैर्य से समझता उसे, फिर तो मैं उसके ऊपर कोई ना कोई अच्छा कार्य ले कर सकता था, उस पे एक अपना अच्छा कामगर कदम उठा सकता था। लेकिन धैर्य के बिना, यानी बिना धैर्य के मैंने उसकी सारी मुश्किल को समझा ही नहीं। तो मेरी क्या हुई, जिस तरह से आप किसी पेच को खोलने की कोशिश करते हो और आपने ध्यान ही नहीं दिया, आप उसे बेतरीके से, बेढंग से सॉरी कसते ही चले जा रहे हो, तो एक समय ऐसे आएगा कि उस पेच की चूड़ी मर जाएगी। यानी वह पेच अपनी जगह है खो देगा, है ना? तो कवि क्या कहते हैं यहाँ पे, ऐसा ही कुछ कह रहे हैं। कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि जिस तरह से पेच को खोलने की बजाय आप उसे बेढंग से पेचकस से और भी कसते चले जाओगे, तो एक समय ऐसे आएगा कि उसकी सारी चूड़ियां मर जाएगी और वो पेच जो है अपना स्थान वहां से खो देगा। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ कवि के साथ। कवि कहते हैं कि मैं उस बात को उस भाषा के चक्कर से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिना धैर्य से, मैंने धैर्य के बिना ही इस सारी परेशानी को ढंग से समझा ही नहीं। फिर भी तमाश भी, यानी देखने वाले सारे लोग शाबाशी दे रहे थे और मेरी वाह वाह यानी मेरी प्रशंसा कर रहे थे, यानी मुझ पर व्यंग्यात्मक हंसी हंस रहे थे। फिर क्या हुआ? कवि कहते हैं आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि जिस चीज की मुझे आशंका थी, भय थी, आखिर घटित वही हुआ। जोर जबरदस्ती से, यानी भाषा की व्याकरण निष्ठता और शुद्धता के चक्कर में बात की चूड़ी मर गई। यानी जो सहज बात थी, वो सहज बात भी मेरी क्या हो गई, उसी भाषा के चक्कर में फंस गई और फंसकर बहुत क्लिष्ट हो गई, कठिन हो गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। यानी सहज रूप से स्पष्ट होने की बजाय वो भाषा के फेर में पड़ गई, भाषा की क्लिष्टता में फंस गई और व्यर्थ दिखाई देने लगी। यानी जो सहज बात थी वो अपना अस्तित्व खोने लगी थी और वह सहज बात भी अपने आप में व्यर्थ प्रतीत होने लग रही थी। दोबारा देखो कि जो मेरी बात सारी मुश्किल को, यानी जो मेरी बात भाषा के फेर में फंस गई थी, उस बात को बिना किसी धैर्य के मैंने ढंग से समझा ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि मानो अगर आप पेच खोलने की बजाय उसे बिना सोचे समझे पेचकस से और भी कसते चले जाओगे, तो एक समय ऐसे आएगा कि जो पेच है उसकी चूड़ियां मर जाएगी और वो पेच अपना स्थायी जो स्थान है वो खो देगा, यानी अच्छे ढंग से वहां कसा नहीं जाएगा। बिल्कुल उसी तरह का प्रयास जब मैंने किया, तो मुझे लग रहा था कि मेरे आसपास जो देखने वाले लोग हैं वो व्यर्थ ही मेरी तारीफ कर रहे हैं और मुझे शाबाशी दे रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। उनकी इसी प्रशंसा में मुझे उनकी व्यंग्यात्मक हंसी प्रतीत हुई। कवि आगे कहते हैं कि अंत में जो मुझे आशंका थी वही घटित हुआ। ज्यादा व्याकरण निष्ठ भाषा और शुद्धता के चक्कर में मेरी जो सहज बात थी वह बात ही क्या हो गई, अपना अस्तित्व खोने लगी, अर्थात भाषा के चक्कर में वह व्यर्थ प्रतीत होने लगी। अब कवि क्या करता है
हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। भाई पेच के चक्कर में पड़ा नहीं, जिस तरह से एक कील को एक दीवार में सहज ही ठोक दिया जाता है तो क्या होता है, वो आसानी से उस दीवार में आरोपित हो जाती है। मैंने भी क्या किया, यानी कुंवर नारायण ने क्या किया, भाषा की व्याकरण निष्ठता और शुद्धता के चक्कर को छोड़ दिया। क्या किया देखिए, कवि कहते हैं कि भाषा की तोड़ मरोड़, उसमें पेच कसने में लगे व्यर्थ प्रयास के कारण मैंने क्या किया, भाई मैंने उस बात को सहज रूप से अभिव्यक्त करने की कोशिश करी। यानी जिस रूप में वो थी सहज रूप में, उसी सहज रूप में मैंने उसे वहां पर लिख दिया। फिर क्या हुआ, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना उसमें ताकत थी। यानी जिन प्रयासों के कारण मैं उसे भाषा के फेर से बाहर निकालना चाहता था उसमें असफल रहा, तो वो जैसी थी उसी रूप में मैंने उसको वहां व्यक्त कर दिया। दिखने में तो वो ऊपर से सहज दिख रही थी, लेकिन ना तो उसमें कसाव था, यानी वह बात जो है वो अपना अर्थ भी स्पष्ट नहीं कर पा रही थी, ना उसमें ताकत यानी अर्थ अभिव्यक्ति की उसमें क्षमता भी नहीं थी। पहली बात है, ना तो उसमें कसाव था यानी वह बात भी स्पष्ट नहीं हो रही थी, ना उसमें ताकत थी यानी अर्थ अभिव्यक्ति का सामर्थ्य भी वो खो चुकी थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुंचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कवि क्या कहते हैं, अंत ऐसा हुआ मेरी कविता का कि जिस बात को मैं अभिव्यक्त करना चाहता था वही बात जो है एक शरारती बच्चे की तरह मेरे सामने उपस्थित हुई और खेल खेलते हुए मुझसे प्रश्न करने लगी। क्या कर प्रश्न करने लगी कि क्या कवि आपने अपनी भाषा को सहूलियत से यानी सहजता से अभिव्यक्त करना सीखा ही नहीं, अर्थात आप व्याकरण निष्ठ भाषा और शुद्धता के फेर में क्यों पढ़ते हो, आप अपनी सहज बात को सहज शैली में ही अभिव्यक्त क्यों नहीं कर देते हो। ठीक है, यानी ऊपर वाली पंक्ति में देखिए कि कवि कहते हैं हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, यानी जिस तरह की वो बात थी भाषा के फेर में पढ़ने के पश्चात उसको निकालने के प्रयास में असफलता पाने के पश्चात जिस रूप में वो थी, कवि कहते हैं मैंने उस रूप में ही उसे वहां प्रकट कर दिया। ठीक है, अब वो बात कैसी दिख रही थी, ऊपर से तो ठीक ठाक प्रतीत हो रही थी, लेकिन अंदर से ना तो उसमें कसाव था यानी अपना वो प्रभावहीन थी। कसाव नहीं होने का क्या मतलब है, प्रभावहीन थी यानी बिल्कुल ढीली, जो अपने अर्थ को अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं रखती थी, ना ताकत ना उसमें अर्थ अभिव्यक्ति का सामर्थ्य था। यानी वो बात ना तो खुद प्रभावशाली थी और ना ही उसमें अपने अर्थ को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य थी, यानी वो प्रभावहीन हो गई और सामर्थ्यहीन हो गई। तो उसी बात में कवि कहते हैं कि अभिव्यक्ति में ना तो कसावट थी ना प्रभावात्मकता थी, बल्कि वो क्या हो गई, नीरस हो गई। कवि कहता है उसी बात ने एक शरारती बच्चे की तरह उपस्थित होकर के मेरे सामने एक प्रश्न रखा। क्या प्रश्न रखा कि मुझे पसीना पहुंचते देखकर, कि भाई मैं इतने प्रयासों के पश्चात बहुत थक चुका था और पसीना पहुंच रहा था, तो उसी बात ने एक शरारती बच्चे के रूप में उपस्थित होकर मुझसे पूछा कि क्या तुमने अभी तक भाषा को सरलता से सहजता से प्रयुक्त करना सीखा नहीं। अर्थात कवि ने अन्य लोगों को भी यह प्रेरणा दी है कि आप अपनी भाषा बात को सहज भाषा में ही प्रस्तुत करने का प्रयास करें, अन्यथा यदि आप व्याकरणनिष्ठ भाषा के और शुद्धता के फेर में पढ़ेंगे तो आपकी भाषा जो आपकी बात जो है उसी भाषा के फेर में उलझ कर रह जाएगी और वह अपना अर्थ अभिव्यक्त करने की क्षमता भी खो देगी। तो दोबारा से देखिए बेटा, एक बार और मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या कहते हैं कवि, बात सीधी थी कि भाई मैं जिस बात को अभिव्यक्त करना चाहता था वो बहुत ही सरल और सामान्य थी, लेकिन एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, लेकिन उसी बात को व्याकरण निष्ठ भाषा और शुद्धता के चक्कर में मैं जो है उस बात को उलझाकर मैंने जो है उस बात को और ज्यादा उलझा दिया। भाई कभी ये सोचता है कि मेरी बात जो है ज्यादा व्याकरण निष्ठ शैली में अगर लोगों के पास जाएगी, जो लोग जो है उसको
सुन करके, उसको देख करके और ज्यादा उससे प्रभावित होंगे। तो व्याकरण निष्ठता और शुद्धता, भाषा के शुद्ध भाषा के चक्कर में मेरी जो बात थी वो उसी में उलझ कर रह गई। फिर क्या हुआ, कवि कहते हैं कि उसे पाने के चक्कर में, यानी उसी बात को उसी भाषा में से निकालने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, यानी भाषा के क्रम को थोड़ा आगे पीछे किया, तोड़ा मरोड़ा, कुछ शब्दों को उसमें प्रयुक्त किया, कुछ शब्दों को उसमें से निकाल दिया, घुमाया फिराया, कुछ वाक्यांशों को आगे रखा, कुछ वाक्यांशों को पीछे रख दिया। कोशिश किस लिए, ताकि बात बन जाए, यानी मेरी जो बात है वो सहज रूप से अभिव्यक्त हो जाए, लेकिन या फिर भाषा से बाहर आ जाए, यानी व्याकरण निष्ठ और शुद्धता की इस चंगुल से बाहर निकल आई। लेकिन हुआ क्या भाई, भाषा की क्लिष्टता के साथ साथ मेरी जो बात थी वो भी उलझन भरी हो गई, यानी वो भी अपना सामान्य अर्थ खो चुकी। अब क्या किया, कवि कहते हैं मैंने प्रयास किया उसको और निकालने के लिए। क्या कहते हैं, देखो, मैंने उस बात को व्याकरण निष्ठ भाषा के चक्कर से निकालने की मुश्किल को धैर्य के बिना अच्छे ढंग से समझा ही नहीं, और ऐसा लगा कि जिस प्रकार से पेज को खोलने की बजाय आप पेचकस के द्वारा और उसे कसते चले जा रहे हो, तो एक समय ऐसा आता है जब उसकी सारी चूड़ी मर जाती है और वो पेच जो है अपना स्थायी स्थान खोने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ कवि के साथ हुआ, उसके सारे प्रयास असफल रह गए। कवि कहते हैं इसी कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रहा था, यानी इसी असफल प्रयास पर भी मुझे तमाशबीन, यानी वहां उपस्थित या देखने वाले, यानी अन्य कवियों और साहित्य शास्त्रियों की शाबाशी और वाह वाह के द्वारा दी गई प्रशंसा और उनके द्वारा दिया गया प्रोत्साहन मुझे साफ सुनाई दे रहा था। लेकिन कवि ये मान रहा था कि ये वास्तव में क्या है, उनकी व्यंग्यात्मक हंसी है, क्योंकि कवि खुद ये सोच रहा था कि जो वो कार्य कर रहा है उस कार्य में भाषा के चक्कर में तो मेरी बात जो है उलझ गई है, तो इसके लिए किसी शाबाशी का हकदार तो मैं हूं ही नहीं। कवि अंत में कहता है आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, यानी जिस आशंका के कारण मैं भयभीत था घटित भी वैसा ही हुआ। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, यानी भाषा के चक्कर में फंसने से मेरी जो बात थी वो भी अपना अस्तित्व खोने लगी थी, वह भाषा में बेकार घूमने लगी और वो जो मेरी बात थी वो व्यर्थ प्रतीत होने लगी भाषा के चक्कर में। अंत में क्या किया, कवि कहते हैं हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जिस प्रकार कोई जो पेंच है वो अगर उस चूड़ियों में कसा नहीं जाए तो उसको हम निकाल करके अगर दीवार पर सीधा ठोक दे तो वो एक बार ही ठुक ही जाता है। कवि कहते हैं थक हार कर मैंने उस बात को ज्यों का त्यों ही रहने दिया। समझ रहे हैं आप बात को, हार कर यानी असफल होकर के मैंने जिस तरह से उस पेज को कील के रूप में दीवार पर ठोक दिया जाता है, मैंने भी उस बात को ज्यों का त्यों ही रहने दिया। हुआ क्या, ऊपर से तो ठीक ठाक पर अंदर से, यानी वह मेरी जो बात थी वो ऊपर से तो ठीक ठाक यानी सही प्रतीत हो रही थी, लेकिन अंदर से यानी भीतरी तौर पर उसमें ना तो कसाव था, यानी उसमें अभिव्यक्ति अर्थ अभिव्यक्ति की क्षमता जो थी वो प्रभावहीन हो गई थी, ठीक है, और न ताकत, और अर्थ अभिव्यक्ति का सामर्थ्य भी खत्म हो गया था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, यानी जिस बात को मैं सहज रूप में अभिव्यक्त करना चाह रहा था वो बात ही मानवीकरण अलंकार है, वो बात ही एक सरल शरारती बच्चे के रूप में शब्दों का खेल खेलती हुई मेरे सामने उपस्थित हुई और मुझसे कहने लगी। क्या कहने लगी, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा कि हे कवि, क्या आपने अपनी बात को सरल और सहज शैली में अभिव्यक्त करना सीखा नहीं, अर्थात भाषा के फेर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जिस बात को आप अपने पाठकों तक श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हो उसे सरल सहज शैली में पहुंचा दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, बजाय इसके कि आप व्याकरण निष्ठ क्लिष्ट और शुद्धता के फेर में पढ़ें, क्योंकि उससे आपकी बात जो है वो भाषा के फेर में ही उलझ कर रह जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ कुंवर नारायण ने बड़े ही साधारण विषयों पर अपनी काव्य रचना की है और इस चीज से उन्होंने अन्य पाठकों को भी प्रेरित किया है कि काव्य रचना के लिए
किसी विशेष शीर्षक का होना आवश्यक नहीं है, किसी विशेष विषय का होना आवश्यक नहीं है, उसके लिए तो आपकी रुचि ही काफी है। अब इसमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, देखिए ज्यादा नहीं है इसमें प्रश्न, कविता के आसपास के हम करते ही नहीं। इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। सब घर एक कर देना यानी सभी जगहों पर समदर्शी रहना। जिस तरह से बच्चे खेल खेलते हैं और खेल खेलते समय उनमें ऊंच नीच भेदभाव, किसी तरह का कोई बैर, कोई ईर्ष्या, कोई छल कपट नहीं होता है, उसी तरह से काव्य रचना में भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। वह तो हर एक व्यक्ति के मन को समान रूप से आनंद पहुंचाने का कार्य करती है, चाहे वह देश से संबंधित हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो क्षेत्र के भीतर हो, चाहे वो असीम क्षेत्र में हो, हर जगह वो अपना असीम आनंद पहुंचाती है। यानी सब घर एक कर देने का माना अर्थात सभी जगहों को समान रूप से अपना समझना। ठीक है। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? उड़ने का अर्थ है कल्पना की उड़ान, और खिलने का अर्थ है कि जब जब किसी काव्य रचना का प्रकाशन होता है तो वह काव्य रचना जिस जिस क्षेत्र में प्रकाशित होती है वहां जब उसका संकलन पहुंचता है, लोग उसे पढ़ते हैं और पढ़ करके खिलना यानी उस काव्य रचना से आनंद और हर्ष की प्राप्ति करते हैं। तो कविता से इसका क्या संबंध बनता है कि बिल्कुल सही संबंध बनता है। कविता भी उड़ान भरती है चिड़िया की तरह ही, लेकिन चिड़िया की उड़ान सीमित क्षेत्र में होती है, लेकिन कविता में कवि के कल्पनाओं की उड़ान होती है जिसके पंख भी असीमित होते हैं और क्षेत्र भी असीमित होता है। खिलने का अर्थ जिस तरह से फूल वहां पर खिलते हैं, है ना, प्रस्फुटित होते हैं और अपनी सुगंध को सारे वातावरण को सुवासित करने का प्रयास करते हैं, उसी तरह से किसी कवि की काव्य रचना भी पल्लवित होती है, अपने शब्दों के जामे को पहन करके, शब्दों के पहनावे को धारण करके एक नवीन रूप लेती है। लेकिन फूल जो है एक सीमित अवधि के लिए होता है, खिलता है, मुरझाता है और मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन काव्य रचना जो है वो अपना अस्तित्व बनाए रखती है और हर एक समय में वो जो है प्रासंगिक होती है। प्रासंगिक यानी महत्वपूर्ण। कविता और बच्चे को समानांतर रखने का क्या कारण है? क्योंकि जिस तरह से बच्चा जो है खेल खेलता है तो खेल भावना से प्रेरित होने के कारण वो समदर्शी स्वभाव रखता है, सभी को अपना सा समझता है। उसी तरह से काव्य रचना भी किसी तरह के बैर को, किसी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करती, वह भी सभी व्यक्तियों के प्रति, सभी देशों में, सभी व्यक्तियों में किसी तरह का भेदभाव नहीं करती। बिना मुरझाए महकने के माने का क्या आशय होता है? भाई कविता के संदर्भ में बताओ। फूल एक समय के लिए खिलता है, थोड़े समय के लिए सुगंध बिखेरता है, फिर एक समय ऐसा आता है वो फूल कुमला जाता है, मुरझा जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। जबकि कविता जब रची जाती है और निखर कर सामने आती है तो अपने उसी निखार को वो हमेशा बरकरार रखती है। जिस काल में, जिस समय में आप उसे पढ़ोगे वो उसी रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होगी और हमें अपनी महक से सुगंधित बनाने का प्रयास करेगी, अर्थात अपने रस से हमें आनंदित करने का प्रयास करेगी। काव्य रचना में काव्य रस होता है, श्रृंगार रस, भक्ति रस, है ना। तो काव्य रचना जो है अपने रस से हर एक व्यक्ति को आनंद पहुंचाने की कोशिश करेगी। बात को सहूलियत से बरतने का क्या आशय है? सहूलियत से बरतने का आशय है सहज और सामान्य रूप से उसे अभिव्यक्त करना, व्याकरणिक भाषा और शुद्धता के फेर में न पड़ना। ठीक है। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? बिल्कुल सही है कि हम अपनी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं, जब हम अपनी बात को प्रकट करते हैं उसे और ज्यादा अलंकृत और चमत्कारपूर्ण बनाने के चक्कर में हम उस पर एक व्याकरणनिष्ठ भाषा का रूप आरोपित कर देते हैं। उसी भाषा के चक्कर में हमारी जो बात सामान्य रूप में अभिव्यक्त हो सकती थी वह जो है वो उलझकर रह जाती है, क्योंकि व्याकरण निष्ठ और शुद्ध भाषा जो है बड़ी ही क्लिष्ट होती है, आसानी से समझ आने वाली नहीं होती। बात यानी कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों और मुहावरों से मिलान कीजिए। देखिए, बात की चूड़ी मर जाना
बात का प्रभावहीन हो जाना, बात की पेंच खोलना, है ना, बात में पेंच खोलना, बात में कसावट का ना होना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना यानी पकड़ में ना आना, पेंच को कील की तरह ठोक देना, बात को सहज और स्पष्ट कर देना। नहीं, बात की पेंच खोलना यानी बात को सहज और स्पष्ट करना, और पेंच को कील की तरह ठोक देना यानी बात में कसावट का न होना। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज इस पाठ को भी पूर्ण किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी। इसका सप्रसंग अनुवाद कीजिएगा क्योंकि इसमें आपके पठित काव्यांश में से एमसीक्यू पूछे जाएंगे।